जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करुणेश सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रयत्न विद करुणेश पे। कल हम लोगों ने देखा था पॉलिटी की क्लास 2 में मूल अधिकार और नागरिकता यानी भाग 2 और भाग 3। आज चर्चा करेंगे नीति निर्देशक तत्व भाग 4 पे, और आगे के जो भाग है संघीय कार्यपालिका या उसके बाद से राज्य सरकार की कार्यपालिका, उसके बाद से पंचायती राज व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन अब इतने विस्तार से नहीं, हम लोग चीज़ों को बस एक आर्टिकल वाइज देखते हुए चलेंगे और मुख्य मुख्य संविधान के भाग जो हैं उनको देखते हुए चलेंगे। उससे पहले थोड़ा कुछ दिन और दिवस देख लेते हैं। ये भी एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे भी आप लोगों के एग्जाम में, तो धीरे धीरे ये सब पोर्शन भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनवरी का। जनवरी से लेके जून तक हम जुलाई तक देखेंगे, क्योंकि इसके बियॉन्ड आपसे पूछने वाला नहीं है। अगर पूछेगा तो भी आप लोगों के लिए एक कठिन चीज होगा। सब चीजों को याद करना आसान रहेगा कि आप लोग इन्हीं में से याद करें, क्योंकि करंट अफेयर में ये पार्ट आता है और करंट अफेयर में पीछे की चीजों को पूछता है, आगे की चीजों को नहीं। पूछ भी लेता है कभी कभी, लेकिन एक जो है आशा जो रहता है, उम्मीद की यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, उसके पीछे से ही। तो पहला देखेंगे हम लोग जनवरी में। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस। उसके बाद से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को ही कहा जाता है कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। और अब की बारी ये जो है मनाया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी उनके जयंती के दिन के तौर पे जो हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 25 जनवरी को पर्यटन और मतदान दिवस। ये ध्यान दीजिएगा, पर्यटन और मतदान दिवस दोनों दिवस मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस और मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। ये 3 दिवस जो है 30 जनवरी को मनाए जाते हैं, जिसमें से शहीद दिवस और कुष्ठ रोग निवारण दिवस जो है ये 30 जनवरी को आप लोग ध्यान देंगे। ये अगर नहीं याद रहेगा तब भी काम चल जाएगा। और ये मतदान दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। शायद पहली क्लास में जब संविधान सभा हम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम इस चीज को हम भूल गए थे या स्पेल्ड कर गए थे। आज आप लोग नोट कर लीजिएगा, 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसीलिए प्रत्येक 25 जनवरी को हम लोग मतदान दिवस के रूप में मनाते हैं। और फरवरी में जो है कुछ महत्वपूर्ण दिन और दिवस जो होते हैं उसको देखेंगे हम लोग। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। एक बार चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, अगर रिप्लाई ना मिले तो आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और आगे से हम लोग देखेंगे भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो 3-4 है उसको देख लेंगे और फिर रुक करेंगे आगे की ओर, क्योंकि कम समय में अधिक चीज पढ़ना है। एक स्थान लेना है यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए हम लोगों को एक शॉर्टकट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद से तो हम लोग डीप जाके पढ़ेंगे, और एडमिशन नहीं होगा तो उसके बाद से तो घूमना ही है। उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है कि सब अधिकतर बीए और बीए एलएलबी में एडमिशन लेने वाले छात्र और छात्रा जो है वो सभी लोग 12th पास आउट हैं, और उनको ये लग रहा होगा कि हाँ अब एक बहुत बड़ा एग्जाम दे के आए हैं, अब थोड़ा आराम उनको करना चाहिए। लेकिन आराम जिंदगी का नाम नहीं है। जिंदगी एक सफर है, चलते रहिए, आनंद लेते रहिए। आराम के विषय में अगर आप सोचे तो फिर आराम हराम होने वाला है आप लोगों का। और ये शब्द आता है कुत्ता। कुत्ते जैसी कुछ हरकत करते हैं खासकर 12th पास आउट के लड़के, और ये कुत्ता गाली भी दिया जाता है आमतौर पर देहातों में, कुत्ता हो क्या। तो सब लोग ये समझ लेते हैं कुत्ता होने का मतलब कि चलो इधर उधर घूमने में लाभ के पीछे पोंछ मारने वाले को कुत्ता कहा जाता है। कुत्ता उसको भी कहा जाता है, लेकिन कुत्ता मुख्य तौर पर जो लोग गाली देते हैं वो कुत्ता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुत्ते का एक नेचर होता है, कुत्ते को जो है मांस चाहिए।
खून चाहिए उसको, और वो हड्डी चूसता रहता है, हड्डी से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हड्डी इतना वो काटेगा अपने मुंह में, इतना काटेगा, काटते काटते हड्डी को, हड्डी से जो है उसका उसके मसूड़े कट जाते हैं, और मसूड़े जब कटते हैं तो उस मसूड़े से खून का रिसाव होता है, और उसको ये लगता है ये जो है खून जो है हड्डी से निकल रहा है। तो कुत्ता मेहनत भी अपने करता है और नुकसान भी अपने आप को देता है। तो उसी अवस्था में आप लोग सभी लोग हैं, जो है बिस्तर पे लेट के अच्छी अच्छी चीजें आप लोग सोच रहे होंगे, और सोच के अपने आप का नुकसान करते हैं, अपने शरीर का ह्रास करते हैं। तो समझ ही सकते हैं आप लोग तो होशियार भी हैं। आजकल के लोग तो फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सब लोग एकदम तेज तर्रार बच्चे हैं, तार्किक नहीं कह सकते हैं लेकिन तेज तर्रार हैं आप लोग। आज देखते हैं हम संविधान का भाग 4। भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4, संविधान का भाग 4 जो है ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक है, और इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व आते हैं डीपीएसपी, और उसके बाद से भाग 4 का आता है, 4A या 4 का, 4A या 4 का आता है। इसमें एक आर्टिकल है 51A। इसमें एक आर्टिकल है 51A, भाग 4A में आर्टिकल एक है 51A। उस आर्टिकल में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि भाग 4 में जो है आर्टिकल जो है वो कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है, कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है। तो पहला आर्टिकल इसमें हम लोग देख लेंगे, आर्टिकल 39, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है 39। आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। ये नहीं कि ये पंडित जी हैं तो ये अगर कोई काम कर रहे हैं तो इनके लिए इनको 10,000 मिलेगा, और कोई शेड्यूल कास्ट का है तो उसके लिए उसको जो है 8,000 मिलेगा, या कोई शेड्यूल ट्राइब से है तो उसके लिए उसको 6,000 मिलेगा। ऐसी कोई प्रावधान नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है प्रावधान है। आर्टिकल 39 जो है ये राज्यों को निर्देश मिला है, ये कोर्ट में जो है वाद योग्य नहीं है। हम अगर इन सब चीजों को गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, गवर्नमेंट तो फॉलो करेगी लेकिन प्राइवेट कंपनियों में कुछ हो जाता है उनके जो है अपने अपने व्यवहार या संबंध के हिसाब से। तो इसमें एक चीज और आता है जो है राज्य सरकार, ये प्रयास करेगी राज्य सरकार जो है निःशुल्क कानून व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा चीज जो है वो है राज्य सरकार जो है निःशुल्क कानून व्यवस्था उपलब्ध कराने की प्रयास करेगी। उसके बाद से आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, वो कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 में राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है वो राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगी। आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। और इसके बाद से हम लोग आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल 40 के बाद से आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 में दो पार्ट है, एक 48 है और एक 48A है। तो 48A जो है वो महत्वपूर्ण है, 48 ये नहीं महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि दुधारू पशु या पालतू जानवर लिखा गया है, लेकिन उसमें दुधारू पशुओं के जो है अवैध तस्करी पे रोक लगाने का सरकार प्रयास करेगी। और 48A जो है 48A, इसमें ये कहा गया है कि पर्यावरण को जो है संरक्षित करने का राज्य प्रयास करेगी, पर्यावरण को संरक्षित करने का राज्य प्रयास करेगी। इसके बाद से आर्टिकल है 49 में ये कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 49 में ये कहा गया है
कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। ये देखिएगा, जैसे मतलब थोड़ा आप लोग ये भी सोच के नहीं पढ़ रहे होंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चन एकदम सेम ऐसे ही आएंगे कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन 4 आपको मिले रहेंगे, 43, 44, 48, 49। तो आपको जो है आर्टिकल 49 या 49 पे टिक करना होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेंगे। ये पूछ लेगा भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। या भाग 4 का किससे संबंधित है, तो वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो वो 10 थी। ये सब बताएंगे आगे भी मूल कर्तव्य में आपको। अब इसके बाद से एक आर्टिकल और हम देखेंगे 49 में। ये जो हो गया राष्ट्रीय स्मारक, जैसे मतलब कोई ऐतिहासिक स्मारक हो गया, शहीद स्मारक हो गया, ऐसी स्मारकों के संरक्षण का राज्य प्रयास करेगी। मरम्मत मतलब उनकी मरम्मत करवाएगी। और उसके बाद से देखेंगे इसी में आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 में ये कहा गया है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 में ये कहा गया है कार्यपालिका या न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। पालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये आर्टिकल 50 में कहा गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 की बात है। और आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने का प्रयास करेगी। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व खत्म होते हैं। कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो नीति निर्देशक तत्व के जैसे ही काम करते हैं। ये आर्टिकल 50 हो गया। 50 के बाद 51 आर्टिकल जो है आर्टिकल 51, वो ये कहता है कि राज्य जो है अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने का प्रयास करेगी। ऐसे कुछ आर्टिकल भी हैं जो है मतलब कार्य करते हैं तो नहीं नीति निर्देशक तत्व, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के तौर पे काम करते हैं। उसमें जो है आर्टिकल 350 ए और 351 है। आर्टिकल 350 ए और 351, इसमें ये कहा गया है कि जो है प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार, राज्य जो है प्रयास करेगी कि प्राथमिक शिक्षा आपके मातृभाषा में आपको दिया जाए। इसके लिए राज्य प्रयास करेगी। और जो है 351 में ये कहा गया है कि मातृभाषा जो है हमारी हिंदी है ना, मातृभाषा हिंदी है, तो इसके प्रोत्साहन के विषय में जो है हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए बात कही गई है 351 में। आर्टिकल 351 में बात कही गई है हिंदी को प्रोत्साहन देने के विषय से। ये आर्टिकल पूछ भी लिया जाता है। पिछले 2021 में पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में कि मातृभाषा को प्रोत्साहन देने का संबंध किस अनुच्छेद से है। एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग आर्टिकल देखते चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब इसके बाद से आता है भाग 4A। इसका मतलब अनुच्छेद, अच्छा ये भी देख लीजिएगा, ये नीति निर्देशक तत्व जो है इसकी अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। और भाग 4A आर्टिकल 51A ये बात करता है मूल कर्तव्य की, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे हैं उसकी बात करता है भाग 4A या आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटी हमारी क्या क्या है ये देखेंगे। इससे पहले हम देख लेंगे ये जो है मूल संविधान में तो थे नहीं मूल कर्तव्य, तो मूल संविधान में नहीं थे तो संविधान में जुड़े कब। तो ये मूल कर्तव्य जो है 1975 जो है सशस्त्र विद्रोह के तौर पे जब आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 में, उसके बाद से 1976 में 42वें संविधान संशोधन में आया था ये फंडामेंटल ड्यूटी। 42वां संविधान
संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन है 1976। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या सूक्ष्म संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे 42वां संविधान संशोधन से। तो ये भी एक बदलाव हुआ था कि जो है संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आर्टिकल 4 भाग 4 ए जोड़ा गया था और अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 ए में पहले तो 10 कुल मिला के 10 मूल कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या 11 कर दी गई। और ये संख्या 11 कब की गई? 86वां संविधान संशोधन 2002 को, 86वां संविधान संशोधन 2002। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो है आर्टिकल 21 ए जो है ये हमारा मूल अधिकार भी है। ये जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था शिक्षा का, ये शिक्षा का अधिकार भी आता है आर्टिकल 21 ए में हम लोगों के। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है ये 11वां मूल कर्तव्य था हम लोगों का, 2002 में जोड़ा गया था इसको। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है हमारे मूल का अधिकार में जो है आर्टिकल 21 में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, यानी जो बच्चे 6 से 14 के बीच की अवस्था में उनको जो है ये निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का बात कहा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। पहले ये शिक्षा का जो है ये अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्व में था आर्टिकल 45 में, बाद में वहां से हटा करके इसको जो है मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। ये जो जितने भी नीति निर्देशक तत्व में राज्य को निर्देशन दिया गया है, ये सारे जो है आवश्यकता अनुसार हमारे मूल कर्तव्य हो सकता है कि बन जाएं। अभी तो ये आर्टिकल 44 या 44 में जो है सिविल यूनिफॉर्म कोड है उसको भी मूल अधिकार बनाने का काम बात चल रहा है। अगर मूल अधिकार हो गया तो सबको जो है मूल अधिकार या कोई विधिक कानून ऐसे कुछ उससे बहस चल रही है कि सभी लोगों को एक जैसे दिखने के लिए वेशभूषा, जो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कपड़े का फैशन कैसा आ गया है, कैसे कैसे कपड़े लोग पहन रहे हैं, तो उसके लिए जो है बात कही गई है। वो बात है सिविल यूनिफॉर्म कोड के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे आगे जो है भाग 5, ये तो भाग 4 की बात हो गई। भाग 5 हम लोग देखेंगे, और भाग 5 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो है ये राष्ट्रपति। भाग 5 ये संघीय कार्यपालिका आप लोग कह सकते हैं। अब इसमें पूरे आर्टिकल को तो हम डिफाइन कर नहीं सकते, नहीं तो क्लास खत्म ही नहीं होगी। तो इसमें हम जो है मुख्य मुख्य अनुच्छेद जो है उसको देखते चलेंगे, उसकी तुलना करते चलेंगे कि राष्ट्रपति की कितनी शक्ति है, राज्यपाल को क्या शक्ति है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है, और चीजों को जो है हम लोग जोड़ते हुए देखते हुए चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में क्या है, कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि इन सब चीजों को अगर हम लोग जोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा। जोड़ के अगर पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा हम लोगों को। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 ये बात करता है राष्ट्रपति के विषय में। ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति हो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी और ये भारत का राष्ट्रपति होगा, संवैधानिक राष्ट्रपति है। आप लोग देखिएगा वास्तविक जो है प्रधान वो तो ये संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधान तो प्रधानमंत्री होता है। और इसको शपथ जो है दिलाया जाता है आर्टिकल 60 के थ्रू। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के विषय में कहा गया। ये तो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति महोदय हैं आर्टिकल 52 में बैठे हुए। और आर्टिकल 53 ये कहता है कि ये केवल संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान नहीं है। अच्छा, ये भी देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति पद की अवधारणा जो है लिया गया है, राष्ट्रपति पद का अवधारणा जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के जो है कार्य जो है इसकी अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्य क्या रहेगा वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन ये पद का जो है अवधारणा है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटेन के संविधान से लिया जाता तो राष्ट्रपति वंशानुगत हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारे संविधान सभा के सदस्य जो है बहुत बारीकी से सभी चीजों को समझ के
उसके बाद से संविधान बना है। इसीलिए जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है, और सबसे कठोर तथा सबसे लचीला संविधान भी भारत का ही है। तो ये चीज देखेंगे आप लोग। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संवैधानिक प्रधान है। आर्टिकल 60 में इनके शपथ के विषय में बताया गया है। राष्ट्रपति महोदय की शपथ तो पूछता नहीं है, लेकिन अब की बारी थोड़ा हो सकता है कि शपथ आप लोगों से पूछ ले, क्योंकि पिछले साल राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ था और अब की बारी पूछना स्वाभाविक हो सकता है कि पूछ ले। आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 61। इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की बात कही गई है। आर्टिकल 61 इसमें जो है महाभियोग, ये सारे अनुच्छेद आपको एज द सेम पूछ लेंगे कि महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है, या राष्ट्रपति का शपथ का संबंध किस अनुच्छेद से है, या भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 52 में, शपथ अनुच्छेद 60, महाभियोग अनुच्छेद 61। ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ये नहीं कहता, ये शक्ति नहीं है कि महाभियोग लगा देगा। ये प्रक्रिया बताया है महाभियोग की कि महाभियोग किस प्रक्रिया से लगेगा। महाभियोग के लिए पहले प्रस्ताव लाना पड़ता है उच्च सदन या निम्न सदन, किसी भी एक सदन में प्रस्ताव आएगा। वो प्रस्ताव पहले जो है 1/4 उस सदन के जो है सदस्य संख्या का 1/4 लोगों का जो है उस पर हस्ताक्षर रहेगा, तब वो प्रस्ताव किसी सदन में आएगा। उसके बाद से उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद अगले सदन में जांच के लिए जाएगा, और अगला सदन भी अगर 2/3 बहुमत से उसको पास कर देता है तो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होगा, राष्ट्रपति अपने पद से बर्खास्त होंगे। तो ये प्रक्रिया की बात करता है आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया के। महाभियोग का बात जो करता है वो अनुच्छेद जो है कठिन होगा आप लोगों के लिए समझना, लेकिन जान लीजिए पूछेगा कभी नहीं। आर्टिकल 56 है, 56 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 सॉरी, अनुच्छेद होते हैं उसके क्लॉज होते हैं, उसके सब क्लॉज होते हैं। तो आर्टिकल 56 क्लॉज ए सब क्लॉज 2, इसमें जो है बात कहा गया है महाभियोग की, क्योंकि टर्म ऑफ ऑफिस ये पदावधि जो है राष्ट्रपति की वो अनुच्छेद 56 में वर्णित है। तो उसी में बताया गया है कि इनके पदावधि कैसे खत्म की जा सकती है, ये त्यागपत्र दे सकते हैं, मृत्यु से खत्म हो सकती है कार्यकाल इनका, या महाभियोग के द्वारा। तो ये सारी चीजें जो है महाभियोग की प्रक्रिया बताता है ये आर्टिकल 61। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में। तो यहाँ देखेंगे कि ये 52 में है, 52 में है ये हमारे राष्ट्रपति महोदय। अब राज्यपाल महोदय को हम लोग देखेंगे, ये आर्टिकल 63 में आएंगे। ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 63 ये जो है राज्यपाल महोदय के संबंध से संबंधित है कि राज्यपाल का संबंध किस अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 63 से संबंध है इनका। और इनकी शपथ की अगर हम बात कर ले तो आर्टिकल 69, इनके शपथ की बात अगर हम कर लें तो आर्टिकल 69 में इनके शपथ के विषय में दिया गया है। इनके ऊपर महाभियोग लगता नहीं है राज्यपाल महोदय के ऊपर, इनको हटाने के लिए जो है सदन में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। प्रोविजन सेम यही रहता है, लेकिन प्रस्ताव पारित करना रहता है। अनुच्छेद हमको भी नहीं याद है और इतना जो है इम्पोर्टेंट भी नहीं है राज्यपाल महोदय से संबंध में अनुच्छेद, तो आप लोग ये देख लेंगे। इसके बाद से हम लोग चर्चा करेंगे, हाँ इनके विषय में एक चीज और देख लेंगे, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 जो है ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब ये अनुच्छेद 64 ये कहता है कि जो है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है, तो राज्यसभा जो सदन है उसके जो है सभापति होंगे उपराष्ट्रपति महोदय, और इनको वेतन और भत्ता, उपराष्ट्रपति महोदय को वेतन और भत्ता सब जो है इसी के लिए मिलता है कि आप जो है राज्यसभा के सभापति हैं। उपराष्ट्रपति रहने के नाते इनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है भारत में। हाँ, राष्ट्रपति को अनुपस्थिति में कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन इनको जो है वेतन और भत्ते मिलते हैं, सुख सुविधाएं जितने भी मिलती हैं वो इनको सभापति होने के नाते मिलता है, ना कि इनको जो है उपराष्ट्रपति होने के लिए।
अब आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 ये है कि मतलब मंत्री परिषद के सब्जेक्ट में है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम लोग देख लिए। ये देखिए 52 अगर आप लोग थोड़ा आसानी से याद करना चाहें तो अगर देख लें, यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दो महत्वपूर्ण है, और ये आर्टिकल 61 महाभियोग। इसके बाद कुछ नहीं, हाँ कुछ प्रोविजन और हम देख लेंगे। ये आर्टिकल 123 ये अध्यादेश की बात करता है। ये अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय लगाएंगे। आर्टिकल 123 ये देता है। और 143 आर्टिकल 143 ये जो है परामर्श, ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। इसका अधिकार जो है इनको अनुच्छेद 143 देता है, और अध्यादेश जारी करते हैं ये अपने इनको अधिकार है अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 123 में जैसे मतलब कोई भी अगर कानून बन रहा है, और मान लीजिए कि अभी सत्र जब चलेगा तभी कोई कानून बनेगा, सत्र चल नहीं रहा है और कोई कानून बनाना है, तो कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति महोदय से कहा जाएगा कि आप एक अध्यादेश जारी करिए जिसमें ये वर्णित हो कि ये कानून बना है। और ये कानून तब तक चलेगा जब तक जो है अगला सत्र जब चलेगा, अगले सत्र चलने के 6 सप्ताह के अंदर अगर उसी कानून को जो है संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा जो है पारित करके एक कानून नहीं बना देते तब तक वो रहेगा नहीं, तो अन्यथा उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। अध्यादेश का मतलब ये होता है आर्टिकल 123 में अगर सत्र नहीं चल रहा है, सत्र में ही कानून बनेंगे और कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो प्रधानमंत्री निवेदन करता है राष्ट्रपति महोदय से कि आप जो है एक कानून बनाइए जो सूक्ष्म समय के लिए जो है हो, जिसका संबंध सूक्ष्म समय के लिए हो, और जब सत्र चलेगा तो हम उस पर एक कानून बना लेंगे अपना, लेकिन तब तक के लिए आप एक गाइडलाइन हमको दे दीजिए। और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं राज्य सरकार के लिए। तो ये जो है ये देखिए अध्यादेश राष्ट्रपति 123 में इनका है, ये 123 में करते हैं आर्टिकल 123 के थ्रू। और आर्टिकल 213 आर्टिकल जो है ये कहता है राज्यपाल की आप सेम प्रोविजन से कानून जो है बना दीजिए राज्य सरकार के लिए। जैसे संघ सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रपति महोदय से ये प्रधानमंत्री महोदय निवेदन करते हैं, उसी प्रकार मुख्यमंत्री महोदय निवेदन करेंगे राज्यपाल महोदय से कि आप जो है एक कानून हमारे लिए बना दीजिए। जब सत्र हमारा चलेगा तो हम इस पे जो है एक अपना कानून बना लेंगे जो सदन पारित कर देगा, जिसको सदन पारित कर देगा। और अगर सत्र स्टार्ट होने के 6 सप्ताह के अंदर ये सदन द्वारा पारित नहीं होता है तो ये कानून जो है रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी जो है जो कानून ये है ये खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बात है अध्यादेश की। और ये जो है कोई भी राज्यपाल महोदय कोई परामर्श नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ले सकते हैं लेकिन प्रावधान नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की छूट है आर्टिकल 143 के थ्रू। अगर कोई प्रस्ताव उनके पास आ रहा है पारित होकर के, तो उस पे जो है ये जो है परामर्श ले सकते हैं, ये उचित रहेगा कि नहीं रहेगा न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। अब आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 बात करता है जो है राष्ट्रपति को जो है सलाह देने के लिए कि मंत्रिपरिषद जो होता है उसके सब्जेक्ट में। आर्टिकल 74 ये जो है मंत्रिपरिषद के विषय में बात करता है कि क्या होगा प्रोविजन मंत्रियों का, कौन, जैसे मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य जो है मंत्री वो सबसे प्रधान होते हैं, उसके बाद अन्य मंत्री भी होते हैं। तो ये लोग किस जो है क्राइटेरिया में रहेंगे, तो इसका जो है वर्णन मिलता है हम लोगों को अनुच्छेद 74 में, 74 में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है प्रधानमंत्री जो है ये
बहुमत दल का नेता होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को जो है राष्ट्रपति महोदय, ये लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति महोदय जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ये भी आप नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव तो प्रधानमंत्री का होता नहीं है, चुनाव तो होता है, हम लोग देखते हैं कि लोकसभा सदस्य का। उन्हीं लोकसभा सदस्य में से एक सदस्य को जो है प्रधानमंत्री महोदय, सॉरी राष्ट्रपति महोदय जो है नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। बहुमत दल जैसे जिनके पास बहुमत है, जिस पार्टी के पास, वो पार्टी जो है अपने सदस्यों में से एक सदस्य को चुनेगी, कहेगी हमारे सदस्य को आप जो है प्रधानमंत्री बनाइए, राष्ट्रपति महोदय को जो है संदेश देगी, और राष्ट्रपति महोदय उसी सदस्य को जो है भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद से जो है इन्हीं की सलाह से अन्य मंत्रियों का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और इनको शपथ भी राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अनुसूची 3 जो है वो शपथ से संबंधित है कि वो राष्ट्रपति महोदय का शपथ हो या न्यायपालिका के किसी जज का शपथ हो या फिर किसी भी कर्मचारी अधिकारी किसी का भी शपथ हो, उसका जो है संबंध संविधान के अनुसूची जो है 3 से है। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, इस पे भी अंतिम क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब इसके बाद से आता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75, ये देखेंगे ये क्या है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में बेसिकली हम लोगों को ये बताया गया है कि मतलब ये मंत्रियों को राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाएंगे। ये तो आर्टिकल 75 में पहली बात कहा गया, पहले क्लॉज में कहा गया है। दूसरे क्लॉज में ये कहा गया है कि जो है ये मंत्रियों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी। तो मंत्रियों की संख्या ये पूछ लेता है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होती है। इसका संबंध आर्टिकल, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि शपथ 75 में शपथ का प्रावधान है, चाहे वो प्रधानमंत्री का शपथ हुआ या मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य का जो है, किसी भी मंत्री का शपथ, उसका संबंध होता है आर्टिकल 75 से। और दूसरा इसमें क्लॉज है 75(2). ये तो 1 है, ये 2 है। 1 2 आप लोग मत याद करिएगा, ये आप लोगों से कभी नहीं पूछेगा, बस आप लोग परेशान होंगे। मजा तो आएगा आप लोगों को पढ़ने में, लिखने में। पढ़ने में तो कहाँ आता है, लिखने में मजा आता है, लेकिन याद नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल 75 आप देखिएगा बस। आर्टिकल 75 में ये बात कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्य संख्या का जो है 15% जो है मंत्री, 15% लोगों को आप मंत्री बना सकते हैं। जैसे अगर लोकसभा के सदस्यों का संख्या जो है वो 100 है, तो 100 में से 15 लोगों को आप मंत्री बना सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इससे पहले ये जो है गठबंधन की सरकारें जो बनती थी, तो वो लालच दे के अपने पार्टी में लोगों को जोड़ते थे कि आपको जो है हम ये मंत्रालय दे देंगे, आपको ये मंत्रालय दे देंगे। तो इसके जो है, इसको नजर रखते हुए जो है संसद ने एक संशोधन किया, और यह संशोधन था 91वां संविधान संशोधन 2003। यह उपबंध किया गया जो है 91वां संविधान संशोधन 2003। 2003 में प्रावधान लाया गया कि अब जो है लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्यों को जो है मंत्री नहीं बना सकते। 15% अधिकतम, लोकसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम जो है 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो ये जो है गठबंधन की सरकारों पे रोक लगाने के लिए ये प्रावधान बनाया गया था। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे थोड़ा कि प्रधानमंत्री किस तरह के थे। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। ऐसे कुछ आता है कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री सबको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसके बाद से कुछ थोड़ा और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो है भारत में सबसे अधिक समय तक कार्यरत, लगातार जिनका कार्यकाल रहा है वो किनका रहा है, लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा प्रधानमंत्रियों के सब्जेक्ट में सबसे लंबा कार्यकाल और सबसे छोटा कार्यकाल।
ये देखेंगे सबसे लंबा कार्यकाल जो था ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सबसे लंबा कार्यकाल जो था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, और सबसे छोटा कार्यकाल जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी का था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला कभी कोई पूछ लेता सबसे छोटा कार्यकाल किनका था, अटल बिहारी वाजपेयी का, लेकिन ऐसे ना पूछ के कभी कोई पूछ लेता है कि कितने समय तक के लिए था, तो ये 13 दिनों तक जो है, 13 दिनों तक ये जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा है। उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है वो इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है, वो 16 साल कुछ महीने तक थे। 16 साल कुछ महीने नियर अबाउट, हमको याद नहीं आ रहा है, 16 साल कुछ महीने तक वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद से एक बात कही गई है जो है प्रधानमंत्री, एक क्वेश्चन आता है जैसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, प्रधानमंत्री जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई हो, अपनी भाषा में आप लोग लिख लीजिएगा। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई हो जिनकी, ऐसे 3 प्रधानमंत्री भारत में हुए अब तक। एक तो पीटी नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और तीसरी जो थी वो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। इनकी भी मृत्यु इनके पद पे हुई थी। और एक अक्सर जो है लोग स्पेल्ड कर देते हैं, वो लोग टिक मार देते हैं, आ जाता है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी पद पे उस समय आसीन नहीं थे, उस समय चुनाव के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, वो पद पर नहीं थे। और ये आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, 11 जनवरी 1966, ये लाल बहादुर शास्त्री के विषय में पूछ लिया जाता है। डेट तो कम पूछता है आप लोगों के एंट्रेंस में, लेकिन जगह पूछ लिया जाता है ताशकंद। ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी, और 11 जनवरी 1966 को हुई थी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। और इसके बाद से एक क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, पहली बात तो लोकसभा लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुमत दल में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के बाद किसी अन्य सदस्य को जो है लोग चाहते हैं कि वो दल पार्टी चाहता है कि हम इस सदस्य को अपने जो है प्रधानमंत्री बनाए। जो लोकसभा सदस्य नहीं है तो वो राज्यसभा सदस्य होके प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री भारत में जो है जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे, तो ऐसे भी इनकी भी संख्या लगभग 3 है। पीएम राज्यसभा सदस्य ये 3 थे। पहली तो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। उसके बाद से एचडी देवगौड़ा, उसके बाद से आते हैं अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तीनों लोग जो है प्रधानमंत्री जब बने थे तो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा की सदस्यता इनके पास नहीं थी। और ऐसे भी कुछ 1-2 प्रधानमंत्री हुए हैं जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ऐसा प्रावधान संविधान में है कि अगर कोई पार्टी चाह रही है कि हमारा ऐसा सदस्य प्रधानमंत्री बने जिसके पास किसी सदन की कोई सदस्यता नहीं है, एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है योग्यता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो। अगर किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रावधान जो है उसमें ये है कि मतलब पूछता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था। तो ऐसे एक ही मात्र जो है प्रधानमंत्री हुए, वो है पीवी नरसिम्हा राव। पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो पीवी नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव। ये जो थे, जब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर जो है हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये थे जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन्होंने अपना विश्वास मत नहीं हासिल कर पाया था। प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए थे लेकिन विश्वास मत नहीं ग्रहण कर पाए ये जो है। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए पहले जो है प्रधानमंत्री थे। और वो 13 दिन का कार्यकाल जो अटल बिहारी वाजपेयी का था उसमें भी उन्होंने अपना विश्वास मत नहीं ग्रहण कर पाया, तो इसलिए उनको जो है पद से अपने इस्तीफा देना पड़ा। तो लेकिन पहले अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और लोकसभा का सामना न कर, लोकसभा कभी भी लोकसभा में न जाने वाले प्रधानमंत्री जो हैं वो चौधरी चरण सिंह, आप लोग इनको जानते होंगे, किसानों के नेता कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह। तो लोकसभा में कभी भी ये चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे लेकिन लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं रहे, तो इनको कहा जाता है कि लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री, तो वो चौधरी चरण सिंह है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी, कांग्रेसी पीएम जो थे वो थे मोरारजी देसाई, वो थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ये जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और ये जो है त्यागपत्र देने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो भी मोरारजी देसाई थे। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई के विषय में आप लोग 3 चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ये जो है 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की थी इंदिरा गांधी, नसबंदी वगैरह उनका चला था, तमाम उत्पीड़ना झेलने को मिली थी जो है जनता को, तो उसके बाद जनता उत्पीड़ित होकर के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन ना देके तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाई मोरारजी देसाई को। और उसके बाद से मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र भी दे दिया, तो पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए। उसके बाद से सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने वाले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई हुए। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल ये देख चुके हैं पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य। एक तो है कि मतलब राज्यसभा सदस्य थे एचडी देवगौड़ा, और एक बार इनको देखेंगे कि ये विधानसभा भी सदस्य थे। इसका मतलब कि वो न राज्यसभा के सदस्य थे ना लोकसभा के, लेकिन विधानसभा के सदस्य थे। तो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, वो थे एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा ये जो है पद ग्रहण करते समय जो है विधानसभा के सदस्य थे एचडी देवगौड़ा। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो है प्रधानमंत्री जो पीएम बनने से पूर्व अपने राज्य के जो है मुख्यमंत्री थे। ऐसे भी कुछ प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो उसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद से मोदी जी के बाद एचडी देवगौड़ा जी भी थे। मोदी जी गुजरात से थे, एचडी देवगौड़ा जी जो है वो केरल से थे। उसके बाद से पीवी नरसिम्हा राव ये भी केरल से थे। मोरारजी देसाई भी जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। और उनसे पहले चौधरी चरण सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बनने के पूर्व, तो उनका भी संबंध उत्तर प्रदेश से ही है। और बीपी सिंह जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री, ये भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बनने के पूर्व। तो ये जो है सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा प्रधानमंत्री के प्रोस्पेक्ट में। इसमें अगर आपसे ना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें जो प्रधानमंत्री के प्रोस्पेक्ट में बताएं ये सारे आंकड़े आपसे जो है आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी।
तो ये चीजें आप लोग जरूर नोट करिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये हो गया आर्टिकल 75 की बात। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो है लोकसभा, राज्यसभा, या फिर उसके बाद से न्यायपालिका की बात हम लोग करेंगे। आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद हो गया। उसके बाद से आर्टिकल 76 ये तो आता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये टर्म आप इंग्लिश के जरूर याद रखिएगा, क्योंकि 2021 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। महान्यायवादी नहीं पूछा था, तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो है बहुत बच्चे धोखा खा गए थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के को लेकर के। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों याद रखिएगा। इसका संबंध आर्टिकल 76 से है, आर्टिकल 76 से है। और उसके बाद से वर्तमान में जो है महान्यायवादी हैं वो आर वेंकट रमणी है, वेंकट रमणी, रमन नहीं रमणी, आर वेंकट रमणी जी जो है ये वर्तमान जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत की महान्यायवादी है वर्तमान में। अब इसके बाद से आर्टिकल 79 हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 79 क्या है, वो कहते हैं आज संसद के बारे में बताता है कि भारत में संसद होती है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन चीज होती हैं, संसद के अभिन्न अंग होते हैं ये तीन। आर्टिकल 79 ये संसद बताता है, संसद की बात करता है कि संसद का संबंध किस अनुच्छेद से, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आर्टिकल 79, हालांकि ये पूछने वाला है नहीं, आप लोगों की जानकारी के लिए बेहतर होगा। अब इसके बाद 79 के बाद से देखेंगे हम लोग आर्टिकल जो है 80 और 81, यानी निम्न सदन और उच्च सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। तो आर्टिकल 80 जो है, आर्टिकल 80 ये बात करता है राज्यसभा का, और आर्टिकल 81 ये बात करता है लोकसभा का। अच्छा, ये तो हो गया जो है संघ स्तर पे जो है लोकसभा और राज्यसभा। अब उसके बाद से राज्य स्तर पे हम लोग देखेंगे तो फिर आर्टिकल विधानसभा, ये लोकसभा केंद्र सरकार में होती है और विधानसभा राज्य सरकार में। विधानसभा ये इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका संबंध आर्टिकल 170 से है। आप लोग चीजों को याद करते हुए चलिएगा। और ये जो है 169 ये राज्यसभा है, और ये होता है विधान परिषद। विधान परिषद का संबंध जो होता है आर्टिकल 169 169 से होता है विधान परिषद का संबंध। और राज्यपाल आप लोग देख ही चुके हैं, आर्टिकल 63 राज्यपाल का संबंध है। राष्ट्रपति देख चुके हैं, लोकसभा देख चुके हैं, राज्यसभा देख चुके हैं, प्रधानमंत्री देख चुके हैं, उनका शपथ देख चुके हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देख चुके हैं। अब एक चीज बचा है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका इनका संबंध किससे है, तो ये आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष का संबंध है आर्टिकल 93 से। और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओम बिरला जी वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। आर्टिकल 93 से लोकसभा अध्यक्ष का संबंध है। इनको एक विशेष अधिकार होता है कि ये अपने जो है निर्णायक मत देते हैं। जैसे मतलब सदन में अगर कोई प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव बराबरी पे टिक गया, तो निर्णायक मत जो होता है अपना निर्णायक मत देके उस प्रस्ताव को जो है पारित करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। लोकसभा के सदस्य भी होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा के सदस्यों में से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, सदस्य ही चुनते हैं इनको। और उसके बाद से इनको एक जो अधिकार होता है वो होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऐसा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि ये विधेयक जो है धन विधेयक है। विधेयक मतलब होता है बिल, और कोई बिल आया, वो बिल जो है धन विधेयक है या नहीं है, तो उसका निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष महोदय करते हैं। अब इसके बाद से एक चीज और देखेंगे, हाल ही फिलहाल में 2019 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 2019 में। उसमें ये बात कहा गया था कि लोकसभा में जो है अभी लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 545 है, तो उसमें जो है 545 में 543 प्लस 2 होता था, 543 प्लस 2, तो ये दो जो होते थे एंग्लो इंडियन होते थे। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इनके पद को हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन के पद को हटा दिया गया है।
अभी तो चुन लिए गए हैं, लेकिन जो है अगली बार से इनका चुनाव नहीं होगा, इनका जो है इनको मनोनीत नहीं करेंगे राष्ट्रपति महोदय एंग्लो इंडियन को। तो ये जो है 104वां संविधान संशोधन 2019 से इसका संबंध है कि अब एंग्लो इंडियन जो है भारत में नहीं रहेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यायपालिका के प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट।